बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए उछरा बाजार जाना पड़ा। मैं वैसे शाम के वक्त घर से बिल्कुल नहीं निकलती कि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि बाहर हालात कैसे थे और किसी औरत के लिए अकेले जाना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। इसलिए मैं चूंकि अकेली ही रहती थी और मेरे साथ कोई मर्द नहीं था, तो मैं दिन को ही अपने तमाम काम निपटा लिया करती थी। मगर उस रोज़ अचानक ही शाम को बाजार जाना पड़ा, और वो मैं किस लिए गई थी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन वहां पर क्या हुआ उस वक्त, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे तो आपके कदमों तले से भी वैसे ही ज़मीन निकलेगी जैसे मेरे कदमों तले से निकली। मुझे एक तहखाने में जाना पड़ा, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो उस वक्त सिर्फ तहखाने से ही मिल सकती थी। सो मैं वहाँ पहुँच गई। ये एक कारी साहब की दुकान थी और मैं हमेशा तमाम चीज़ें यहीं से लिया करती थी। यहाँ पर अक्सर मैं जाती तो एक लड़की आती थी और वो मुझे काफ़ी मशकूक लगा करती थी। मैंने नोट किया था कि मैं जब भी जाती तो वो मुझे बहुत गौर से देखा करती थी, जबकि कारी साहब तो जैसे एकदम ही परेशान हो जाया करते थे, और कारी साहब भी मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें देकर फारिग कर दिया करते थे। मुझे यूं लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ थी कि मैंने कभी औरों की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश ही नहीं की थी, और ना ही मुझे उस किस्म का कोई तजस्सुस था, क्योंकि मैं बस अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। जिंदगी की जिम्मेदारियों और मसरूफियात ने मुझे कभी इधर उधर झांकने की फुर्सत ही न दी। मेरा कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान गया ही नहीं था। उस वक्त भी शायद कारी साहब को उम्मीद नहीं थी कि मैं इस टाइम पर यहाँ आ जाऊंगी, तो वो मुझे देखकर एकदम ही परेशान हो गए थे। और पहली बार मैंने उस परेशानी को नोट किया था। पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जिस तरह वो बौखलाए हुए लग रहे थे तो मुझसे पूछे बगैर रहा न गया। तो मैंने कह दिया, कारी साहब क्या हुआ है, खैरियत तो है? आज आप काफ़ी ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। तो वो मज़ीद परेशान हो गए और चौंकते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक नज़र खामोशी से उनको देखा और कहा, लेकिन आप ठीक लग तो बिल्कुल भी नहीं रहे। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और फिर सामने बंद दरवाजे को, और फिर मुझसे कहा, क्यों, मेरे चेहरे से क्या लग रहा है? वो इतने खोए हुए थे और जैसे खुद भी अपने मुतालिक जानना चाह रहे थे। तो मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, जाहिर सी बात है, आपके मुतालिक यही लग रहा है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, और मेरे आने पर जैसे आप एकदम से परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम इस वक्त आई हो, यानी शाम का वक्त है, तो मैं इसलिए परेशान हो गया और तुम्हें जल्दी जल्दी सामान देकर रुखसत करना चाह रहा था कि तुम अकेली हो और तुम्हारे लिए यूं इन बाजारों में इस वक्त तक रहना मुनासिब नहीं है। और तो कोई बात नहीं है। मैं जानती थी कि वो झूठ का सहारा लेकर कोई ना कोई गलती या कुछ छुपाना चाह रहे थे, और अब तो फितरी तौर पर मैं भी मुतजस्सिस हो चुकी थी। अपने सारे काम छोड़कर मैंने कहा, कारी साहब, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और ये बात आप भी जानते हैं, इसीलिए बेहतर है कि मुझे बता दें कि ऐसा क्या हुआ है कि जो आप इतने बौखलाए हुए और इतने हवास बाख्ता नजर आ रहे हैं। और आज वो लड़की भी मुझे यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दे रही जो यहाँ पर अक्सर होती थी। आप उसको मुझसे छुपाने की कोशिश करते थे। तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए और कहा, वो तो वैसे ही कोई बेवकूफ़ सी लड़की थी जो यहाँ आ जाती थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनसे कहा, कारी साहब, आप कारी साहब होकर झूठ बोल रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और गहरी सांस ली। तो मुझे लगा कि अब वो मुझे बता देंगे। उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम मेरे लिए बेटियों जैसी हो, तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज दरअसल इस बाजार में एक कत्ल हो गया है। तो अब मैं एकदम से परेशान हो गई और कहा, किसका कत्ल हो गया है? तो उन्होंने कहा, यहाँ करीब ही एक दुकान थी, तो दो दुकानों के मालिकों के दरमियान झगड़ा हुआ है। एक ने गुस्से में आकर दूसरे का कत्ल कर दिया है। मैं परेशानी से वहीं पर बैठ गई। उनका चेहरा मजीद परेशान हो गया। मैंने उनको देखा और कहा, जल्दी बताइए ना कि उन्होंने इतनी सी बात पर क्यों एक दूसरे का कत्ल कर दिया। तो उन्होंने कहा, दरअसल उनके रेटों का कोई झगड़ा था कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मार्केट से भी ज्यादा नीचे रेट गिरा रहा था, यानी वो दूसरे का नुकसान करना चाह रहा था। इसमें उसका अपना भी नुकसान हो रहा था, लेकिन दूसरे का ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो वो बस दूसरे के नुकसान को ही देख रहा था। हम भी यही करते हैं कि हमारा किसी चीज में अपना फायदा हो ना हो, दूसरे का नुकसान हो रहा हो तो हम अपना नुकसान भी भूल जाते हैं। सो उस दुकान की वजह से उसकी अपनी दुकान तो खसारे में जा ही रही थी, मगर रेट बहुत ज्यादा कम कर रहा था, तो सारे ग्राहक उसकी तरफ जा रहे थे। इससे दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था।
वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो समझ नहीं रहा था। इसी वजह से उसने दूसरे का कत्ल कर दिया। और तुम्हें पता है कि बाजारों और कारोबारों में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो मैं बस इसी वजह से परेशान था। मैं ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान और सरगर्दा हो गई। मुझे नहीं पता था क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे थे, यानी असल बात छुपाकर मुझे टालना चाह रहे थे। लेकिन इस बात ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था कि जरा सी बात पर कत्ल कर दिया गया हो, और ये बात मुझे लग भी सच रही थी। सो मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया था। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है ना, तो ऐसा करो कि अब तुम जल्दी से घर चली जाओ, क्योंकि आज हड़ताल का खतरा है। तुम घर पर चली जाओ। मेरा ध्यान फिर से दूसरी लड़की की जानिब चला गया था। मैंने कहा, लेकिन वो दूसरी लड़की भी यहां नजर नहीं आ रही। मुझे लगा कि शायद उन्होंने उसे मार दिया होगा। तो उन्होंने कहा, वो यहीं कहीं फिर रही होगी। तुम अपने घर चले जाओ, फिर कभी आकर देख लेना, वो तुम्हें यहीं कहीं नजर आ जाएगी। तो मुझे एकदम याद आया कि वाकई आज तो रिक्शों पर भी ऐसा कुछ कह रहे थे कि हड़ताल होनी थी। सो अपना बाकी तजस्सुस दिल में रखकर मैं वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। वापसी पर वाकई हड़ताल हो चुकी थी और मुझे घर आते आते काफी ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि रक्षा मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ पता नहीं कहां कहां से बड़ी मुश्किलों से मुझे घर पहुंचा सका। मैंने जो काम करना था वो अब करने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा ध्यान बार बार उस कत्ल की जानिब जा रहा था। अम्मा ने मुझे यूं परेशान होता देखा तो मेरे पास बैठ गई और कहा, क्या हुआ है आज, तुम काफी परेशान लग रही हो। तो मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, अम्मा बड़ी अजीब जिंदगी है। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ है। तो मैंने उनसे कहा, हुचरा बाजार में किसी का कत्ल हो गया है। अम्मा ने चौंक कर हैरानी से मुझे देखा और कहा, किसका कत्ल हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि वहां दो दुकानों के मालिक आपस में कुछ नफा नुकसान की वजह से लड़ाई कर बैठे। तो उन्होंने मुझे देखते हुए दुख से कहा, और इसी वजह से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। मैंने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ है। अब ये दुश्मनी तो खानदानी चलेगी। मैंने सर को आहिस्ता से मगर बहुत मुश्किल से जंबिश दी और कहा, जाहिर सी बात है माँ, वैसा ही होगा। इसमें पता नहीं कितनी नस्लें पिस जाएंगी। लोग एक गोली चलाते हुए क्यों नहीं सोचते कि ये गोली और एक कत्ल पता नहीं आपको कहां तक लेकर जाएगा। क्योंकि लोग सब्र नहीं करते, अपना मामला रब पर नहीं छोड़ देते। उनको एहसास ही नहीं होता कि एक कत्ल पता नहीं कितनों की जिंदगी कितनी ज्यादा बदल देता है। आप एक दिन बिल्कुल खाली हाथ रह जाते हैं। अम्मा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मुझे पता है कि तुझे क्या क्या याद आ गया होगा, लेकिन मेरी बेटी तू हिम्मत मत हार, और देखना ये सफर भी कट ही जाएगा। तो मैंने बड़ी गहरी सांस लेने के बाद उनको देखा और कहा, अम्मा सफर तो कट रहा है, मगर ये अंदर तक मुझे काट के भी जा रहा है। मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है। इस कत्ल ने मुझे जाने क्या क्या याद दिला दिया। तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर इतने साल पीछे जाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन उनको मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उनको तसल्ली देने की खातिर कहा कि मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे वाकई में यकीन था। लेकिन उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। इतने सालों बाद मुझे बहुत कुछ याद आया था। मेरे जब्त की भी अब बस हो गई थी, क्योंकि मेरे पास जो कुछ था वो मैं खो चुकी थी, और जो कुछ मेरे साथ हो चुका था मैं चाहती थी कि वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। इसीलिए आज वो पता नहीं कौन थे जिनके गम में मैं यूं रो रही थी। लेकिन सच तो ये था कि मुझे अपना गम याद आ रहा था। तो रोना मुझे तभी आया था। अगर मैं इस चीज से ना गुजरी होती तो शायद मुझे इस चीज का एहसास ही ना होता कि एक कत्ल या एक गोली कैसे किसी की जिंदगी का सरापा बदल सकती है और उसे खाली हाथ कर सकती है। सारी रात मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आते रहे। लेकिन अगले दिन मैं फिर से कारी साहब की दुकान पर चली गई। मैं क्या करती थी और वहां क्यों जाती थी ये तो मैं आपको बाद में आगे जाकर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त की जो बात है वो बता रही हूँ कि जब मैं वहां पर गई तो मुझे वो लड़की वहां पर नजर आई, और कारी साहब भी शायद उसके कमरे में ही थे। उन्होंने उसको इस कमरे में बंद किया हुआ था, और ये ख्याल आते ही मेरा दम घुटने लगा था। मैं तो उनको इतना अच्छा इंसान समझती थी, और वो एक मासूम लड़की को कमरे में बंद कर चुके थे। जाने उसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरा सांस बंद हो रहा था और मुझको उनसे नफरत हो रही थी। तभी मैं दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई और सोचा कि सुनती हूँ अंदर क्या बातें हो रही हैं। अचानक उस लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिसे जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजे का सहारा लेकर खुद को गिरने से रोका, और तभी दरवाजा खुला
और कारी साहब भी सदमे से मुझे देखते हुए बाहर निकले। और मेरा नाम फायका है और मैं कसूर के एक नवाई गांव में रहती थी। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, तो मेरा बचपन भी उनकी तरह नॉर्मल ही गुजरा था। न हर चीज की रेल पेल थी और ना ही कभी किसी चीज के लिए तरसना पड़ा था। खामोशी के साथ जिंदगी गुजर रही थी। अपने घर के हालात बहुत अच्छी तरह मालूम होते थे, तो दिल बहुत ज्यादा ख्वाहिशात पालता ही नहीं था। जो मिल जाता था सब्र शुक्र करके खा लिया करते थे। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था, और हम सब आपस में बहुत अच्छे से खुश रहा करते थे। आम बहन भाइयों की निस्बत हम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को हुमा वक्त तैयार रहा करते थे। कभी कभी तो मैं हंसकर अम्मा से कहा करती थी कि अम्मा, हमें तो लगता ही नहीं है कि हम लोग सगे बहन भाई हैं, क्योंकि सबके बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत बिल्कुल नहीं होती। तो अम्मा हंसकर कहा करती थी कि बेटा, मैंने बचपन से ही तुम लोगों का जहन ऐसा बनाया है कि तुम लोग कभी भी आपस में लड़ाई ना करो। तो मैंने उनसे कहा, आपने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली? तो वो कहने लगी, जब हम बहन भाई लड़ाई किया करते थे ना, तो मैं अपनी अम्मा से कहा करती थी कि देखिएगा, मेरे बच्चे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको बचपन में ही बता कर रखूंगी और कुछ ऐसा डर उनके दिल में बैठा कर रखूंगी कि वो आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो हमारे दिल में डर तो कोई नहीं था, लेकिन हमारी सोच ही कुछ इस तरह से परवान चढ़ी थी कि हम लोग कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते थे। यानी कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाया करती थी, कभी बहस भी हो जाया करती थी, लेकिन हम एक दूसरे से नाराज बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। हमारी मोहब्बत बहुत मिसाली हुआ करती थी कि सारी मिसाल के तौर पर हमें इस्तेमाल किया करते थे कि वो देखो, नाहिद के बच्चों ने आपस में कभी भी लड़ाई नहीं की, वो भी तो तुम लोगों की उम्र के हैं ना। हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाया करता था। मैं अपनी बहन भाइयों की निस्बत ज्यादा हसास थी, तो इस वजह से मुझे बातें भी ज्यादा महसूस होती थी। हम लोग आपस में लड़ाई तो नहीं करते थे, लेकिन हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वक्त हमें बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से जुदा करने वाला है, ऐसा कि हम कभी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख सकेंगे। वक्त के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि यह आने वाला कैसा है हमें इसके बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में एक बुरी बात यह भी है कि हमें मालूम नहीं होता कि आने वाले वक्त ऐसा होगा कि हम पहले से अपना रवैया किस तरह से रखें। हुआ यह कि एक रोज मेरे अब्बा और मेरे चाचा मस्जिद से वापस आ रहे थे, तो गली में कोई लड़का मेरी बहन को तंग कर रहा था। पहले कई दिन तो उसने काफी नजरअंदाज किया, लेकिन उस दिन मेरे चाचा और अब्बा ने उसे देख लिया और यहाँ उनकी गैरत जाग गई और उन्होंने उस लड़के को काफी मारा और कहा कि अगर आइंदा तुम इस गली में कभी आए तो याद रखना, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो शायद डर गया था। अगले काफी दिन वो उस गली में कभी नजर नहीं आया था और मेरी बहन भी काफी रिलैक्स थी। तो अब्बा ने उसे कहा कि अगर आइंदा ऐसी कोई बात हो तो यूं बर्दाश्त करने के बजाय तुमने हमें बतानी है, क्योंकि जब हम बर्दाश्त करते हैं तो ऐसे बेशरम लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। उन लोगों को लगता है कि वो हमें डरा चुके हैं, जबकि आज के दौर में किसी से डर के रहना नहीं चाहिए। जो डर के रहता है वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि शरीफों का जमाना जा चुका है। जबकि अम्मा ने उसे कहा, बेटा, ये बातें तुम खुद तक ही रखना, क्योंकि जब ये बातें बड़ों तक पहुंचती है ना, तो वो मरने मारने पर तो लाते हैं। मेरी अम्मा को बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उनको मालूम था कि अब्बा का गुस्सा काफी तेज था। अगर उनको दोबारा ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो वो यकीनन उस लड़के को मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि इससे कम पर तो वो राजी होने वाले नहीं थे कि बात उनकी चहेती बेटी की थी। खैर, एक रोज बारिश का दिन था। अम्मा ने मेरी बहन को बहुत मना किया कि तुम स्कूल मत जाओ, तो उसने कहा, नहीं अम्मा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मेरा एक पर्चा भी है जो उसने पिछले दिनों बीमारी की वजह से छोड़ दिया था। तो उसको दूसरा मौका दिया गया था कि वो आज पर्चा दे सकती है, लेकिन अगर आज वो पर्चा ना दे पाई तो उसके कॉलेज वाले उसे फेल भी कर सकते थे। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा कि कोई बात नहीं अम्मा, जाने दे। अम्मा ने कहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मैंने अम्मा से कहा कि आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा हसास हैं, शायद इसी वजह से ही आपका दिल घबरा रहा होगा। कुछ भी नहीं होता, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, बात दुश्मनी की नहीं है, ये कमबख्त जमाना ही इतना खराब है कि यहाँ पर किसी का बचकर रहना तो जैसे नामुमकिन ही हो गया है। मुझे यकीन था कि उन्होंने फिर से कोई टीवी शो देख लिया होगा और इसी वजह से वो यूं वहम पालकर परेशान हो रही होंगी। लेकिन मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम चली जाओ, जबकि मैं नहीं जानती थी कि माओं के वहम नहीं होते,
उनको कभी भी किसी चीज़ का शक नहीं होता, न ही वो वहम में पड़ती हैं, बल्कि उनको तो इल्हाम हुआ करते हैं। तकरीबन दिन के 12 बज रहे थे जब मेरी बहन रोते हुए घर में दाखिल हुई। तो मैंने उससे कहा कि क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बोल ही नहीं पा रही थी। मैं भी परेशान हो गई। अम्मा भी उसे देख रही थी और कहने लगी कि बताओ क्या हुआ है। तो उसने कहा, जो लड़का उसका पीछा कर रहा था ना, वो आज फिर सड़क पर आ गया था। अब्बा ने उसे देख लिया। अब्बा उसे कुछ कहने ही लगे थे कि उसने अब्बा पर गोली तान ली और मार दिया है उनको। मैंने सदमे से उसे देखा और चिल्लाते हुए कहा कि तुम अब्बा को अस्पताल लेकर गई। तो उसने कहा, मैंने चचा को कॉल की थी, चचा लेकर गए थे और उसने चचा पर भी गोली चला दी। यूं वो भी फौत हो गए। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मरने की खबरें यूं दे रही थी। मैंने बेयकीनी से उसे देखा और कहा, क्या घटिया मजाक कर रही हो तुम। उसने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। वो हमारे सारे खानदान को खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी उस दिन बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी और वो इसी मोहल्ले का था। मोहल्ले वालों ने उसे यहां से मार कर निकाल दिया था कि वो दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ता है। उसने कहा था कि जब आप लोगों ने मुझे यहां पर रहने नहीं दिया तो मैं भी आप लोगों को यहां पर रहने नहीं दूंगा। वो इंतहाई बेहिस इंसान है। वो ज्यादा डरते हुए बता रही थी। उसने कहा कि हम यहां से चले जाते हैं, वरना वो हम सबको भी मार देगा। मैंने उससे कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अपने बाप और चचा की लाश को यहां छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहां से भाग के जा रही हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर वो समझने का नाम नहीं ले रही थी और कहने लगी कि अगर अभी तुम यहां से ना गई तो मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हमारा बाप और चचा मर चुके हैं और तुम ये घर छोड़कर जाने को कह रही हो। लेकिन वो मेरी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। शायद वो जहनी तौर पर इस हालत में नहीं थी, सो वो घर से निकल गई। लेकिन मुझे तो यही था कि थोड़ी देर तक वापस आ जाएगी। मैं जब अस्पताल गई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वो मेरा बाप था। सर से एकदम से साहिबान छिन गया और जिंदगी एकदम से तल्ख हो गई थी। अपने बाप की मौत का सदमा इतना बड़ा था कि हम सभी टूट कर रह गए थे। लेकिन मेरी बहन घर पर नहीं आ रही थी। हमने उसको हर जगह तलाशा, मगर वो हमें कहीं भी नजर नहीं आई थी। पहले तो हमें लगा कि शायद अब्बा की और चचा की अचानक मौत के सदमे ने उसे माऊफ कर दिया और वो किसी रिश्तेदार के घर चली गई होगी। लेकिन कोई भी रिश्तेदार वहां पर मौजूद नहीं था, यानी वो किसी भी रिश्तेदार के घर पर नहीं गई थी। मेरी चची का रवैया भी हमारे साथ काफी नारवा हो गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि यकीनन मेरी बहन का उसके साथ चक्कर चल रहा होगा। तुम्हारे बाप और चचा ने समझाने की कोशिश की होगी और वो नहीं मानी होगी, तो उसने उन दोनों को ही मरवा दिया होगा। जबकि हमें अच्छी तरह मालूम था कि हमारी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और वो इतनी जालिम तो हरगिज नहीं हो सकती थी ना, कि अपने बाप और अपने सगे चचा को ही मरवा दे। जबकि मेरी चची को लग रहा था कि ऐसा ही है और वो चचा की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहरा रही थी। हर पल उसे बद्दुआएं दे रही थी। मैं तो उनसे ये भी ना कह सकी कि ऐसा मत करें, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो बहुत सदमे में है। लेकिन मुझे दुख बहुत हो रहा था। फिर वो वापस अपने मैके चली गई थी, अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि उनको कसूरवार हम लोग लग रहे थे। जबकि मेरे भाई को ये लग रहा था कि शायद उस लड़के ने मेरी बहन को अगवा किया होगा। मैंने उससे कहा था कि उस लड़के से कोई पंगा मत लेना, लेकिन उसने कहा, जाहिर है अब मैं अपनी बहन उसके पास रहने तो नहीं दे सकता ना। अगर वो मुझे कहीं पर नजर आया ना तो मैं उसको जिंदा दरगूर कर दूंगा। अम्मा ने और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लिए अपनी बहन ज्यादा अहम थी। उसने पुलिस में इत्तला दी तो वो हमारे घर किसी लड़के को लाई। उसने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की या मेरे साथ कोई पंगा लेने की कोशिश की तो मैं आपके भाई को भी मार दूंगा। मैंने अपने भाई को बहुत समझाया और कहा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो पहले ही 2 कत्ल कर चुका है। हमारी बहन गायब है, हम और मजीद नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने हमसे तो कह दिया था कि ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रहा है। लेकिन वो अंदर ही अंदर यकीनन उस लड़के को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है वो भाई था, अब वो बैठ तो नहीं सकता था ना, क्योंकि उसकी बहन गायब हो चुकी थी। उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। इसी वजह से उसने हमें इल्म लाए बगैर अपने तेई कोशिश करना शुरू कर दी और वो कोशिशें बहुत ही बुरा रंग लाई। एक दिन बहुत बुरा वक्त आ गया। मेरे नंबर पर कॉल आई और किसी ने बताया कि आपके भाई को गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं भागते हुए अस्पताल गई। वो वाकई मेरा भाई था। उस रोज मुझे लगा कि जैसे मैं मर गई हूं।
मेरा दिल चाह रहा था कि काश वो कहीं से आए और मुझे भी मार कर चला जाए, क्योंकि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। भाई की मौत ने मुझे और मेरी माँ को तोड़ कर रख दिया था, जबकि खानदान के बाकी लोग तो मेरी बहन को ही बुरा भला कह रहे थे, जबकि मैं जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा हसास थी। वो पता नहीं किस हाल में होगी। भाई की मौत ने जहां मुझे कमज़ोर कर दिया था, डरा दिया था, वहां मजबूत भी बना दिया था। खानदान के लोग तरह तरह की बातें करते थे, तो मैंने अम्मा से कहा कि हम ये शहर छोड़ जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि अब वो शख्स मजीद कोई नुकसान न कर सके, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मेरी माँ को ही न मार दे। हम लोग लाहौर में शिफ्ट हो गए। अब जिंदगी से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रही थी। इसी वजह से अब मुझे जिंदगी से डर लगने लगा था। अम्मा भी परेशान रहने लगी थी। अब्बा और भाई की मौत पर तो हमें सब्र आ चुका था, क्योंकि हमें पता था कि हम उनको अपने हाथों से दफना कर आए हैं, लेकिन बहन के खोने का सब्र हमें कहीं भी नहीं आ रहा था। यहाँ आकर मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया था। मेरे पास और कोई हुनर भी नहीं था। मैं उछरा की एक दुकान से ही सामान लेने लगी, और उनको मालूम था कि मैं अकेली हूँ, तो वो बेटी की तरह ही मेरा ख्याल रखते थे। मैं बस ये दुआ मांगा करती थी कि बस जिंदगी में मुझे एक बार मेरी बहन मिल जाए, मैं उसे गले लगाकर बहुत सारा रो सकूं और उसको बता सकूं कि उसके बगैर जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है। कारी साहब की दुकान पर जो लड़की आती थी, वो हमेशा नकाब में होती थी। पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर हमेशा डर जाया करती थी। लेकिन उस दिन जब मैं चुपचाप कारी साहब की बातें सुनने लगी, तो उसने कहा कि ये जो लड़की तुम्हारी दुकान पर आती है ना, ये मेरी बहन है, तो मुझे इससे मिलने क्यों नहीं देते हो? तो कारी साहब ने कहा, तुम खुद ही तो नहीं मिलना चाहती हो, तुम खुद ही तो इस कमरे में छुप जाती हो ताकि तुम छुप कर उसे देख सको। और खुद ही तुमने ये बात कही थी कि तुम जब भी उनसे मिलोगी तो वो लड़का तुम लोगों को मार देगा। मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब कारी साहब बाहर आए तो मुझे देखकर डर गए। मैंने उनसे कहा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आप जानते थे मैं अपनी बहन के लिए कितना तड़प रही हूं। तो उन्होंने कहा, यकीन करो, मैं उसे समझाता था कि ये तुम लोगों से मिल ले, मगर ये नहीं मिलती थी। तो मैंने उनसे कहा, मुझे ये बताएं कि मेरी बहन आपसे कैसे मिली? उन्होंने बताया कि चंद साल पहले मेरी गाड़ी के साथ कोई लड़की टकराई और मैं उसको अस्पताल लेकर आ गया। तो ये वही थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने इसको अपनी बेटी बना लिया था। फिर ये एक रोज़ दुकान पर आई, इसने तुम्हें देख लिया तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर इसने बाद में मुझे बताया कि तुम इसकी बहन हो, और यहाँ पर मैं इसीलिए जब तुम आती थी तो लाताल्लुकी ज़ाहिर करता था ताकि तुम्हें शक ना हो। मैं उसके कमरे में गई और उसे गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोई। उसने कहा कि यहाँ से चली जाओ, अब वो तुम्हें भी मार देगा, अम्मा को भी मार देगा। मैंने उससे कहा कि हम वो शहर छोड़कर आ चुके हैं, अब वो हमें कभी तलाश नहीं कर सकेगा। मगर वो बहुत ज़्यादा डर गई और कहा कि नहीं, मुझे पता है वो तुम्हें भी मार देगा और अम्मा को भी मार देगा। मैं एक बार घर वापस जाना चाह रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उस दिन उसने भाई को भी मार दिया था। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। देखो, उसने ऐसा ही किया। अपनी बहन की हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो मुझे मिल गई थी और अब वो अम्मा से मिलना चाहती थी, मगर बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो जैसे ही अम्मा से मिलेगी तो वो शख्स मुझे और अम्मा को भी मार देगा। अब मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो मंजर आम पर आता तो मैं यकीनन उसे पुलिस के हवाले कर देती या कोई भी कदम उठा लेती, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कहाँ पर था। आप लोग बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नुकसान पहले ही बहुत ज़्यादा कर चुका है। इसलिए अब हमें आपके मशवरे की बहुत ज़रूरत है। आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर अपने मशवरे से आगाह करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।